हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2022 में जो मैथ्स का पेपर हुआ है, जिसके पेपर का कोड था 822 AW। इस पेपर के वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व किया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो क है, कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है 5वें का क, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो जब कभी भी क्रमागत की बात आती है तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो हमने क्या लिखा, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 2x+1 तथा 2x+3 है। जब कभी भी सिर्फ क्रमागत कहता तो x+1 लेते, लेकिन क्या कहा है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक 2x+1 तथा 2x+3 लेते हैं हमेशा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, 290। तो पहली संख्या 2x+1 उसका वर्ग, दूसरी संख्या 2x+3 उसका वर्ग, और दोनों का सम वर्ग, दोनों का सम कितना हो गया, 290। अब देखिए जरा, a+b का होल स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा, a+b का होल स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी 2x का जब स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2ab। 2a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 1 है। फिर 2x+3 पे भी a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, b स्क्वायर, b मतलब 3 है तो 3 3 जा 9, 2a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3, तो ये हो गया 2ab इज इक्वल टू 290। 4x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर, यहाँ पे क्या था आपका 1 और 9, तो 9 1 क्या हो गया 10, 2 2 जा 4, 4 में x, 4x में 1 का मल्टीप्लाई होगा 4x ही होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 290। 8x स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और फिर 4 और 12 कितना हो गया 16x स्क्वायर, और 10 को यहाँ ये प्लस इधर आ गया, क्या हो गया 290। ये क्या बनाया जा रहा है, द्विघात समीकरण बनाया जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8x स्क्वायर प्लस 16x, और यहाँ पे प्लस 10 माइनस 219 था, तो 8x स्क्वायर 16x। 290 में 10 से जब घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 280, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। अब 4 से भाग कर दे रहे हैं, सभी में देख रहे हैं कि 4 से क्या हो जाएगा, इसमें हम भाग कर सकते हैं। तो जब कभी भी छोटा इक्वेशन हो सकता है तो उसे छोटा बनाएंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 2 8, यानी 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 7 28, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण बन गया तो इसके मध्य पद को तोड़ के क्या करते हैं, इसको गुणनखंड कर लेते हैं। अब जब कभी भी एक्स स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट होता है तो उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, कांस्टेंट में करते हैं। तो 2 7 जा मतलब 2 का 70 में गुणा करेंगे 140। अब 140 को मतलब इस 4x को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 140 हो जाए, और चूंकि माइनस है सब्ट्रैक्ट करने पे 4, याद रखेंगे इसका गुणा इसमें करते हैं, और इस मिडिल पार्ट को अब दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि 140 गुणा करने पे लाना है और माइनस करने पे 4। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जब बड़ा नंबर आता है इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। इन्हीं फैक्टर में से क्या होता है, सेट होता है। देखिए 2 2 जा 4, यहाँ ए ऐसे ले लिया गया है, 2 7 को एक साथ लिया गया और 5 2 को एक साथ, 2 7 जा 40, 5 2 जा 10, यानी 14 में 10 के गुणा करेंगे 140, और 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसके मिडिल पार्ट को तोड़ दिया गया। 2x स्क्वायर प्लस 14 का x में करेंगे 14x माइनस 10 का x में करेंगे 10x माइनस 17 इक्वल टू d। अब इन दोनों में 2x कॉमन करेंगे, 2 निकल गया, एक x निकल गया, तो सिर्फ x बचा। 2 7 जा 14, और एक x से एक x निकल गया, x प्लस 7 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 10, तो 10 निकल जाएगा तो बचेगा x, क्योंकि पहले माइनस था ये भी माइनस इसलिए प्लस, 10 7 जा 70। और फैक्टर का रूल है कि दोनों में क्या आना चाहिए सेम, तो x प्लस 7 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बच गया 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब
क्या करेंगे, एक बार x प्लस 7 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार 2x माइनस 10 को 0 के बराबर करेंगे। लेकिन x प्लस 7 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 7 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैसे ही कहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो नेगेटिव वाला छोड़ देंगे। जब 2x माइनस 10 को 0 के बराबर लेंगे तो माइनस इधर आया प्लस 2 5 ज़ा 10, यानी x की वैल्यू 5 आ गया। अतः संख्याएं की बात करें, हमने क्या माना था, 2x प्लस 1 यानी 2 इंटू 5 प्लस 1, तो पहली संख्या 11 हो गया। 2x प्लस 3, 2 इंटू 5 प्लस 3, तो ये 2 5 10 3 13। देख लीजिए ये क्रम से हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, आपके विषम है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। पांचवें का ख है, कह रहा है यदि बिंदु a0, 0b तथा एक्स वाई संरेख हों तो सिद्ध कीजिए कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आपकी जो पॉइंट्स दे रखे थे a, 0, इसे हम a0 भी बोलते हैं, 0, b और x, y। तो x y ऐसे कोऑर्डिनेट में हम ऐसे ही बोलते हैं और बीच में कॉमा अंडरस्टूड होता है, यानी x y बोला गया तो आप x, y लगा देंगे, ठीक है। तो एक को x1 y1 x2 y2 x3 y3, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि संरेख होने का शर्त, या यदि तीन बिंदुएं संरेख हो तो आपको कंडीशन पता होगा कि जब तीन बिंदुएं संरेख होती हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, तब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको किसके बराबर कर लेते हैं, 0 के बराबर। यानी x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यानी जब भी संरेख होने का कंडीशन कहे तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर कर लेते हैं, 0 के बराबर। अब इसी में वैल्यू को रखेंगे, x1 की वैल्यू a है, y2 आपका b है, y3 आपका क्या है, y है, प्लस x2 की वैल्यू आप यहाँ देखो तो x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, y3 की वैल्यू y है, y1 की वैल्यू 0 है, प्लस x3 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू आपका 0 है और y2 की वैल्यू आपका क्या है, b है, इज इक्वल टू 0। अब इसे ही सॉल्व कर लेंगे हम। a का देखो, a का b में किए a b, a का माइनस y में करेंगे a y, 0 का जब किसी भी नंबर में होगा 0 होगा, छोड़ देंगे। x का 0 में करेंगे 0 और x का b में करेंगे तो हम इसे प्लस का माइनस में किए माइनस bx। एक बार और समझते हैं, a का b में हुआ a b, a का माइनस y में हुआ a y, और 0 का किसी नंबर में करेंगे 0 होगा, उसको छोड़ दिया गया। x का 0 में करते 0 हो गया, 0 होता छोड़ दिया गया, प्लस का माइनस b में किए तो क्या लिख सकते हैं, bx इक्वल टू 0, ठीक है। ए वाई को रहने दिया गया है, माइनस ए वाई माइनस बी एक्स को रहने दिया गया है, और ए बी, ये प्लस है, जब इधर आएगा क्या होगा, माइनस ए बी। अब हमने क्या किया है, माइनस ए बी से भाग दे दिया है, इस पूरे इक्वेशन में माइनस ए बी से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो माइनस ए वाई बाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स बाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी बाई माइनस ए बी से ए बी खत्म, और यहाँ देखिए बी से बी कट जाएगा और ए से ए, यानी इस माइनस ए माइनस भी कट गया, तो y बाई बी बचता, और माइनस एक्स बाई माइनस ए, और माइनस ए बी से माइनस ए बी कट गया तो 1 आ गया। तो y बाई बी, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो x बाई ए मैंने पहले लिख दिया है, यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस हो गया प्लस, x बाई ए पहले लिख दिया, y बाई बी बाद में इक्वल टू 1, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस आपको बेसिक रूल अप्लाई करते जाना रहता है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे तक पहुँचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवें का गॉज एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया आपका, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेमी। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेमी स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब आर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक रफली ऐसे हमने बना लिया है शंकु, जिसमें तिर्यक ऊंचाई क्या दे दिया है, 13 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए तो L दे दिया है 13 सेंटीमीटर, R आपको फाइंड करना था। इसके साथ साथ एक और क्या दिया था, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, जो कि क्या था, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसी इंफॉर्मेशन को लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है, आर की वैल्यू हमें पता नहीं कि एल पता है, तो एल की जगह पे क्या लिख दिए, 13 प्लस आर।
आर का 13 में करेंगे 13R, आर का आर में मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर और इक्वल्स टू 19 था। अब आर स्क्वायर को पहले लिख लिया गया, 13R को बाद में, और प्लस है जब इस साइड में गया है तो क्या हो गया -90 इक्वल्स टू 0। अब ये भी आपका बन गया है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को ज़्यादातर मध्य पद को तोड़ के ही हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 13R को दो ऐसे भागों में, चूंकि आर स्क्वायर के पास गुणा कुछ है नहीं कि गुणा कर, एक है तो एक का गुणा करेंगे तो 90 ही होगा, यानी 13R को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है, गुणा करें तो 90 और माइनस करें तो क्या आ जाए 13। तो जब कभी भी नंबर आता है ऐसे इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं और यहीं से सेट होता है। 2 3 3 5 आ गया, 2 3 जा 6 3 जा 18, कैसे सेट हुआ, 2 3 जा 6 3 जा 18 अलग ले लिया गया, 5 अलग ले लिया गया, यानी 18 माइनस 5, 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 और 80 में 5 का इंटू करेंगे 19, यानी हमारा काम हो गया। आर स्क्वायर प्लस 18 का आर में मल्टीप्लाई करोगे 80 माइनस 5 का आर में होगा तो -5 आर माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म में कुछ कॉमन होता है, आर स्क्वायर प्लस 18 आर है तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है आर, क्योंकि दूसरा तो कोई डिजिट है नहीं, तो एक आर दो आर में से निकलेगा तो आर बचेगा, 18 आर में से आर निकल गया तो 18 बचा। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है 5, वो भी किसका -5, तो -5 निकल गया तो सिर्फ आर बचेगा, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 5 को डिवाइड करेंगे तो 18 5 जा 19, यानी 5 कॉमन, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इक्वल्स टू 0। सभी क्वेश्चन के जैसे फैक्टर में रूल होता है कि आपके दोनों ब्रैकेट में क्या आने चाहिए इक्वल, तो आया है। आर प्लस 18 एक क्वेश्चन में जब कॉमन करेंगे तो यहाँ आर बचा माइनस का 5, तो आर प्लस 18 इक्वल्स टू जब 0 लोगे तो आर की वैल्यू -18 हो गया, जो कि क्या है असंभव है, आपका असंभव है, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉसिबल होगा ही नहीं। दूसरा क्या है, आर -5 इक्वल्स टू 0 देन आर इक्वल्स टू 5, यानी इसका जो आपकी त्रिज्या निकालना था आधार का, रेडियस जो निकालना था वो कितना है 5, और मेजरमेंट सेंटीमीटर में तो ये भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, पाँचवें का घ है। देखिए एग्जाम में जब कभी भी आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसको इत्मीनान से 1 से 2 बार, अगर नहीं भी समझ आता है इसको 1 से 2 बार पढ़िए, कुछ ना कुछ लॉजिक आपको समझ आ जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ करके आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहीं पे पाँचवें का घ है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, अब कह रहे उपयुक्त मेथड का यूज करना है, ये नहीं कह रहा है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आप जो चाहें, जैसे आप जानते हैं कि एक होता है डायरेक्ट विधि और एक होता है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, 2-3 मेथड होता है, इनमें से कोई भी आप एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमने दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार क्या बना लिया है, मैं इसको डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दैनिक व्यय दिया था 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। तो जब कभी भी ऐसे दिया होता उसके जस्ट बगल में हम क्या निकाल लेते हैं मध्यमान। डायरेक्ट विधि के लिए क्या होता है एक्स आई निकालते हैं, परिवारों की संख्या दिया था एफ आई हो जाएगा, और फिर एफ आई एक्स आई निकाल के डिवाइड कर लेते हैं। मध्यमान कैसे निकलता, इन दोनों नंबरों को जोड़ के, इन दोनों नंबरों को जोड़ के किससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे 100 + 150 तो कितना होगा 250, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, कितना आ गया 125। अब अगले नंबर को भी ऐसे ही ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं होता है। लॉजिक क्या होता है, इन नंबरों के बीच में जो डिफरेंट होता है वही जोड़ते जाएंगे। तो 100 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है 50 का, तो जोड़ते जाइए। 125 में 50 जोड़ोगे 175, 175 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 225, फिर 50 जोड़ोगे 275, फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 325। आप भाग दे के 2 से डिवाइड करोगे तब भी आएगा, तो एक निकाल लेते हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं। और ये आपका दे रखा था परिवारों की संख्या, तो परिवारों की संख्या क्या हो जाएगा एफ आई, 4 5 12 2 और 2 दिया है, टोटल कितने परिवार थे 25 परिवार थे आपके पास। यहाँ ये भी इंफॉर्मेशन था, तो हमें एक्स आई मिल गया एफ आई मिल गया। अब एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। 125 का 4 में गुणा करेंगे 500, 175 में 5 का गुणा करेंगे 875, 225 का 12 में गुणा करेंगे 2700 हो जाएगा, 275 का 2 में होगा 550,
और 325 यानी 325 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 650। तो हमें क्या मिल गया, सिग्मा एफ आई मिल गया। अब निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी सिग्मा समेशन का मतलब होता है सबका जोड़। तो सबको जोड़ दिया गया है, तो 5200 क्या आ गया 75। अब आगे चलते हैं, देखिए हम जानते हैं माध्य का फार्मूला होता है एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सभी परीक्षणों का सम जो होता है 5275 आया है एफ आई एक्स आई की वैल्यू, और सिग्मा एफ आई वैल्यू कितना है 25। डिवाइड जब आप करोगे एक्स बार की वैल्यू कितना आ जाएगा 211, यानी कि दैनिक माध्य कितना व्यय था 211। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का क, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे सकता है। क है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो इबारती क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत इमेज बनाने का कंडीशन आता है तो बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रफली क्या बना लिया है, एक आयताकार खेत बना लिया है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, यानी कि हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, छोटी भुजा। अगर छोटी भुजा पता है तो बड़ी भुजा भी पता चल जाएगा और विकर्ण भी। तो हमने क्या मान लिया है, छोटी भुजा को मान लिया है x मीटर। अब ध्यान से देखें, जब छोटी भुजा को x मीटर मान लिए हैं तो क्या कह रहा है कि उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी विकर्ण ये होगा, चाहे यहाँ से इसको मिला दे चाहे इस पॉइंट से इसको मिला दे, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी इसका विकर्ण हो जाएगा x + 60 और मीटर में, मेजरमेंट मीटर में है तो मीटर में। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक इसका विकर्ण हो गया। और बड़ी भुजा क्या कह रहा है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक था। क्या था, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यानी कि ये बड़ी भुजा है, ये वाला छोटा भुजा है और ये बड़ा भुजा है। तो छोटी भुजा से कितना अधिक था, ये छोटी भुजा से आपका 30 मीटर अधिक था। तो x + ये आपका क्या हो जाएगा 30 मीटर। यानी कि इमेज बना के जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ आने लगेगा। तो छोटी भुजा मान के बाकी विकर्ण भी पता चल गया और बड़ी भुजा भी पता चल गया। अब आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, उसमें डाउट है नहीं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर खेत आयताकार है तो इसकी भुजाओं के बीच में 90 अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एक सूत्र, और उस सूत्र का नाम क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग की प्रमेय से, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 90 के सामने आपका कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग क्या है x + 60 का वर्ग। लंब आपका क्या हो जाएगा, x ये वाला साइड हो जाएगा और आधार है x + 30। तो लंब के जगह पे x हो गया, आधार के जगह पे x + 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 60, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर, b 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 30। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 60 का स्क्वायर करेंगे 36 यानी 3600 हो जाएगा। 2x 2 × x × 60 है तो 60 × 120 x का स्क्वायर x स्क्वायर, 30 का वर्ग करेंगे 900 और 2 23 है यानी 60x हो जाएगा। ठीक है, अब सभी नंबरों को इधर ट्रांसफर कर देंगे। 36 ए था, 120x यहीं था, ए प्लस इधर आया माइनस, प्लस इधर आया माइनस और प्लस इधर आया माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 120x प्लस में है माइनस 60x है, तो 120 में 60 को घटाएंगे 60x। ये 3600 है माइनस 900, 3600 में से 900 को घटाएंगे 2700। अब क्या किया गया, यहाँ से माइनस से भाग दे दिया गया, माइनस से क्या कर दिया गया, भाग देने पर। आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं माइनस से भाग देने पर। तो माइनस से जैसे ही भाग देंगे आपका क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 60 और प्लस है तो माइनस 27। अब सभी क्वेश्चनों को जैसे इसका भी फैक्टर कर दिया गया है और आप देख सकते हो फैक्टर इसका हुआ है, तो लास्ट में आ गया है x - 19 और x प्लस क्या आ गया 13 = 0। तो फिर ये पॉजिटिव वाले पार्ट को छोड़ दिया गया, क्यों, क्योंकि x + 30 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -30 आ जाएगा
और कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए x माइनस 90 इक्वस टू 0 यानी x इक्वस टू 90, जो कि छोटी भुजा हो गया। बड़ा भुजा क्या था, x प्लस 30 यानी 90, x की वैल्यू 90 प्लस 30 120 मीटर। आपको यही क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि इनकी भुजाएं क्या हैं। छठे का ख है, कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने इमेज बना रखा है। कह रहा था कि पहले एक क्या बना है, चतुर्थांश बना है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का। एक क्या बना है, ये यहाँ से लेके ये जो है आपका चतुर्थांश बना है, और फिर यहाँ से लेके त्रिज्या, इसको क्या मान के, त्रिज्या मान के ये बना है, मतलब इसे व्यास मान के अर्धवृत्त भी बना हुआ इसी में। तो ये जो छायांकित भाग आप देख सकते हो, एक बार और समझो, यहाँ से लेके ए वाला पार्ट जो है ये आपका क्या है, चतुर्थांश है, जो त्रिज्यखंड भी बनेगा आपका। और फिर यहाँ से लेके ये व्यास मान लेंगे बीसी को, एक क्या बना है, अर्धवृत्त बना है। और ये आपका ये सैडेड क्या है, पोर्शन है। इसी सैडेड पोर्शन को अर्थात छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखेंगे चतुर्थांश एबीसी की त्रिज्या कितना है, चतुर्थांश एबीसी की त्रिज्या कितना है आपका 14 सेंटीमीटर में है। यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर अर्धवृत्त की त्रिज्या OB बराबर OC। ध्यान से देखें, अर्धवृत्त ये यहाँ से लेके ये बना है, तो त्रिज्या चाहे आपका OC होगा चाहे क्या होगा, OB होगा। चाहे आपका OB होगा चाहे आपका क्या होगा, OC होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। हम क्यों ऐसा यूज करें, हमको BC निकालना है, तभी तो उसका हाफ करेंगे तो इस अर्धवृत्त का क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। तो 14 का स्क्वायर, AB 14 14 का स्क्वायर और AB क्या है आपका 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप स्क्वायर दूसरे साइड में ट्रांसफर करते हो तो अंडर रूट में वैल्यू होता है, किस में होता है, अंडर रूट में। तो 2 तो निकल नहीं पाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, लेकिन ये 14 का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, यानी BC की वैल्यू आ जाएगा 14 अंडर रूट 2। 14 अंडर रूट 2 ये पूरा निकला है, BC निकला है, इसका हाफ करेंगे तो OB या OC निकल जाएगा, OB या OC, यानी कि हमें इस अर्धवृत्त का क्या निकल गया यहाँ पे, त्रिज्या। और चूंकि मेजरमेंट सेंटीमीटर में था तो ये ध्यान देंगे, मेजरमेंट का यूनिट हमेशा सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे पहले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हमने क्या निकाला, ABC का क्षेत्रफल, ये वाला ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी यहाँ से लेके इसका क्षेत्रफल, और माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया तो ये पोर्शन कॉमन हो गया। अब इस पूरे पोर्शन में से इसको और इसको पूरे को जोड़ के इतना अगर एरिया निकाल देंगे तो यही तो कॉमन बचेगा। ध्यान से देखिए, इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया, इन दोनों को जोड़ के एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो जब एरिया निकल जाएगा तो यही नहीं निकलेगा, साइडेड पोर्शन। तो अब इसी को सॉल्व कर लिया गया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त है तो 2 हो गया है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। 1/2 आधार आपका 14 है, ऊंचाई भी आपका क्या है 14 है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या है, मतलब आर की वैल्यू 7 अंडर रूट क्या है यहाँ पे 2, 7 अंडर रूट 2, चूंकि स्क्वायर था इसलिए 2 बार बाई 2। पाई की वैल्यू 22/7, और ये आर स्क्वायर किसका है, चतुर्थांश का। चतुर्थांश का आपका त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त के लिए तो ये था, लेकिन चतुर्थांश का त्रिज्या चाहे ये ले लो चाहे ये 14 है, तो 22/7 14 गुणे क्या हो गया 14/2। तो इसे जब सॉल्व किया गया 2 7 जा 14 तो 14 7 98 हो गया। 7 से 7 कट गया है, यहाँ पे 22 को लिख दिया गया है, और बचा क्या अंडर रूट टू, तो क्या बचा 7/2/2, तो इस 2 से 2 भी कट गया। 22 से आपका देखिए 2 से काटे हैं 11 और 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 2 से 2 कट गया, तो 11 में 14 गुणा किए कितना आ गया 154। सब
अब 98 154 जुड़े हैं तो कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे। 98 लिख दिया गया, 22 में 7 का गुणा किया 154 और माइनस का 51, ये दोनों कट गया, क्या आ गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सिंपल सा एक का क्वेश्चन था। जो आपके छठे का ग है वो एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बनाना था और उसी के अंदर संगत भुजाओं से बने एक त्रिभुज की रचना करनी थी। तो ये कंस्ट्रक्शन का था, आई होप आप सभी ने कर लिया हो। इसको एक अलग वीडियो में बना के सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। छठे का घ है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए इसमें अब सारणी आपको दे दिया है, चाहे माध्यिका का है चाहे माध्यक का है, दोनों सेम चीज़ें होती है। इसमें माध्यिका का हुआ है, तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन की सहायता से हम चार्ट बना लेंगे। आपको माध्य का है, माध्यिका का है, बहुलक का है, आपको चार्ट बनाना होता है। तो माध्यिका निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला होता है। वर्ग अंतराल आपका दे दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता आपका 2, 4, 7, 3, 2 दे दिया था। तो जब कभी भी माध्यिका का था उसके जस्ट बगल में हमें क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता, जिसे CF कहते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले को ऐसे लिख देते हैं। अब अगले नंबर को क्या करते हैं, अगले बारंबारता को ऐड करते जाते हैं। 2 पहले को लिख दिया गया, अब क्या हो गया 2 + 4 यानी 6 आ गया। फिर इसमें अगले को ऐड कर देना है, 6 + 7 13 हो गया। 13 में फिर अगले को ऐड कर देना, 13 + 3 16 हो गया। 16 फिर अगले को ऐड करेंगे 2 18। ये लास्ट में जो आया, ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट में जो आया और यहाँ पे जो है दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आगे हमें क्या करना है वो देखते हैं। n की वैल्यू 18 आ गया। n की वैल्यू क्या आया हुआ है 18। तो n = 18/2 9। जो वर्ग अंतराल 20 और 30 में आता है, अगर 9 देखें तो 9 कहाँ आ रहा है, 6 + 7 इसी के बीच में आ रहा है। वर्ग अंतराल क्या हो गया 20 और 30 हो गया। वर्ग अंतराल क्या हो गया 20 और 30। तो फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। माध्यिका का क्या होता है, L + n/2 CF/F × H, यानी L चाहिए, CF चाहिए, H चाहिए और क्या चाहिए F। n तो आपको पता चल गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो वर्ग अंतराल मिल गया 20 और 30, L क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग तो यही है ना, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता F होता है। और CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो उसके माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की क्या हो गई, संचयी बारंबारता। और बचा क्या H। H क्या होता है, इन दोनों के बीच का, यानी वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। तो कितने का अंतर है, 10 है। तो आप यहाँ देख सकते हो L हमें 20 मिल गया, F 7, CF 6, H 10। तो माध्यिका का फार्मूले में अब हम रख देंगे। L की वैल्यू 20, n/2 हमने क्या निकाला है 9, CF है आपका 6 और H की वैल्यू 10 है। तो 20 और 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 और इंटू 10/7, 3 10 जा 30/7। तो 20 + 30/7 को सॉल्व करेंगे 4.28, और भी आएगा लेकिन 2 ही डिजिट हम लेंगे। 20 + 4.28 को ऐड करेंगे 24 पॉइंट कितना आ गया 28। यही आपका क्या आ गया, माध्यिका आ गया। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 7 का क है, क्वेश्चन नंबर 7 का क। एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो एक ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो जब कभी भी ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको क्या बनाना होता है, ट्रायंगल बनाना होता है, और उस ट्रायंगल के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा था, एक नाव पुल की ओर आ रही है। देखिए मान लिया गया है ये पुल है, आप यहाँ देख सकते हो क्या बना दिया गया, मान लीजिए कि ये पुल है और किसी समय जो नाव था ए पे था, क्या था, ए पे था। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण, और उस समय उन्नयन कोण का मतलब इस नाव से और पुल को ऊपर देखा जा रहा है 30 डिग्री था किसी समय। और फिर क्या कर रहा है, नाव की उसी चाल से, और किसी चाल से ये क्या कर रहा है, नाव चल रहा है पुल की तरफ। अब उसी चाल से देखा गया कि 4 मिनट के बाद से
कितने मिनट के बाद से? 4 मिनट के बाद से जो नाव का उन्नयन कोण था, पहले नाव यहाँ पे था और उस समय देखा गया उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश। और फिर 4 मिनट के बाद देखा गया कि नाव कहाँ पे आ गया, नाव ए से चल के बी पे आ गया और उस समय इसका उन्नयन कोण यानी यहाँ से देखा जा रहा तो 60 अंश हो गया। आपको अब बताना है कि कितने समय पश्चात, यानी कितने समय पश्चात ये जो नाव है ना इस बी से कहाँ पे पहुँच जाएगा, सी पे पहुँच जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ध्यान से समझना है आपको। हमको आई होप समझ आ गया होगा। ये पुल था तो पहले नाव यहाँ पे था, उस समय उन्नयन कोण 30 अंश था। 4 मिनट बाद ए से बी पे चला गया, उस समय उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। आपको बताना है कि बी से सी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया बाबू, माना नाव की चाल x मीटर पर सेकेंड है। क्या माना गया है? नाव की चाल x मीटर पर सेकेंड माना गया है। तो 4 मिनट में चली गई दूरी, तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल क्या माना गया, x, और 4 मिनट का है और चूंकि मीटर पर सेकेंड है इसलिए 4 इंटू क्या किया गया, 60। मिनट को किसमें बदला गया, सेकेंड में, तो 4 इंटू 60 इंटू एक्स यानी 240 एक्स, यानी कि ए से बी के बीच चली गई दूरी कितना आ गया, 240 एक्स। पुनः माना नाव पुल तक टी समय में पहुंच जाएगा। ये मान लिया गया कि नाव जो बी से सी तक यानी पुल तक पहुंचने में टी समय में पहुंच जाएगा। तो बी सी के बीच की दूरी वही चाल गुणे समय एक्स इंटू टी यानी एक्स टी या टी एक्स, क्या आ गया आपका, टी एक्स आ गया। बी से सी की दूरी कितना हो गया, टी एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक बार एक एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। पहले हमने लिया है बी सी डी। बी सी डी तो देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस यानी लंब और आधार पता है। तो टेन थीटा का रेशियो लेंगे तो एच बाई टी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री है, आप देख सकते हो। और परपेंडिकुलर एच है और बेस क्या है, टी एक्स है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एच बाई टी एक्स, 60 की वैल्यू √3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ से करेंगे, एच का 1 में करेंगे एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी एक्स √3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब फिर हमने कंसीडर किया ट्राइंगल ए सी डी। क्या लिखा गया, ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। अब आप ध्यान से देखो तो ये लंब है और ये पूरा आधार होगा, यानी 240 प्लस एक्स और प्लस टी एक्स। ठीक है, और एंगल के जगह पे 30 डिग्री का होगा। एंगल कितना होगा यहाँ पे, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एच 240 एक्स प्लस टी एक्स। ठीक है, 30 की वैल्यू होता है 1 बाई √3 और h की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला था टी एक्स √3, जो कि रख दिया गया है। h के जगह पे क्या रख दिया गया, टी एक्स √3। 240 एक्स, टी एक्स में x कॉमन किया गया, x से x कट गया, बचा यहाँ पे बचा 1/√3 और t √3 बचेगा। √3 का 3t में 3 √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे 240 प्लस टी, तो अब प्लस टी इधर आएगा माइनस टी हो जाएगा, यानी 3t माइनस 2t इक्वल्स टू 240। 2t इक्वल्स टू 240 और डिवाइड जब करेंगे तो t की वैल्यू कितना आ गया, 120। और चूंकि मीटर पर सेकंड में आया यानी 120 सेकंड है, t की वैल्यू है। या अगर 2 से आप डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, मतलब 60 से डिवाइड कर देंगे, t की वैल्यू आ जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो या ए बी हो सकता है या ए बी, आप यहाँ तक भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवें के क का ही अथवा था, तो मैं दोनों यहाँ सात के क का भी सात के ख का भी बता दूंगा। आप जो भी लगाए थे आप मिला सकते हो, या वो बच्चे जो अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखना है और एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है। ये भी आपके ऊंचाई और दूरी से ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदु हैं ए और बी, जो एक ही सीधी रेखा में हैं। उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। देखिए, एक क्या था, एक मीनार के आधार से, एक मीनार मान लिया गया है सी डी। इस मीनार के आधार से कह रहा है 100 मीटर दूरी पे एक बिंदु है जो ए है, और फिर 25 मीटर। तो ध्यान देंगे यहाँ से 100 मीटर ये ना होगा, तो ये है आपका ए, और फिर इस पॉइंट से यानी इस मीनार से कह रहा था एक 25 मीटर दूरी पे एक बिंदु क्या है, बी है। इन दोनों के बीच एक क्या बन रहा है, कोटि पूरक कोण, यानी एक थीटा मानोगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा।
और दूसरा अगर यहाँ थीटा लेते तो यहाँ 90 माइनस थीटा, किसी को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो यहाँ थीटा लो तो यहाँ 90 माइनस थीटा, और यहाँ अगर थीटा ले रहे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कोटि पूरक। क्या बोला जाता है? कोटि पूरक। ठीक है। अगर आगे अब देखें तो माना मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया है? h मान लिया है। नाउ अब हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो पहले हमने क्या लिया है? ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी छोटा वाला ट्रायंगल, तो tan थीटा का रेशियो होगा क्योंकि लंब है और आधार है, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटे आधार tan, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा h बाई 25। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। cot थीटा इक्वल्स टू h बाई 25, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः इसी तरह से ट्रायंगल हमने लिया है ए सी डी बड़ा वाला ट्रायंगल, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटे आधार, तो लंब आपका h है, आधार ये पूरा होगा ए से लेके सी तक 100, tan थीटा बाई h बाई 100, इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या किया? समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। cot थीटा इंटू tan थीटा लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में h बाई 25 इंटू h बाई 100, तो cot थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। h का h में करेंगे h स्क्वायर, और 25 का 100 में करेंगे क्या आ जाएगा? 2500। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 1 का h स्क्वायर में h स्क्वायर और ये 2500, स्क्वायर ट्रांसफर होगा h इक्वल्स टू 25 जो हो जाएगा अंडर रूट में 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 50। यानी कि इस मीनार की जो ऊंचाई थी वो कितना था? 50 मीटर था। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। 7वें का ख आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालना है। आपको बताना है कि जो ऋतु की चाल है वो कितनी है और धारा की चाल कितनी है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे पहले। देखो, अगर धारा डीजल चल रही है तो अगर आप उसके डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका जो मान लो x है और इसका y है, तो अगर इसके डायरेक्शन में चल रहे हो यानी अनुकूल चल रहे हो तो टोटल आपकी चाल हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि ये भी मदद करेगा। लेकिन धारा इधर जा रहा है, आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, x आपका चाल है और इसका y है, तो इस कंडीशन में आपका चाल क्या हो जाता है? x माइनस वाई। मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करवाया था इस चैप्टर का तो एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ भी आप समझ लेंगे। तो हमने सिंपल सा मान लिया है कि माना ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल क्या है? y किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, अभी मैंने बताया कि अगर धारा भी इधर जा रहा है और ऋतु अनुकूल मतलब उसी के साथ जा रही है, तो टोटल चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तथा धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत, यानी धारा इधर जा रहा है और आप इधर जा रहे हैं, तो x माइनस आपकी चाल में से धारा का चाल क्या हो जाएगा? माइनस, वो आपकी कुल चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को लेके एक एक शर्त के अनुसार अब देखेंगे। पहली शर्त, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी दूरी निकालना हो तो चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय। तो धारा के अनुकूल इसकी चाल कितनी है? x प्लस वाई, और कितने घंटे चल रही है? 2, और टोटल दूरी कितना चल रहा है? 2, यानी चाल गुणे समय टोटल 20 किलोमीटर चली, तो 2 से काट दोगे तो 2 दाम 20, यानी x प्लस वाई को 10 इक्वेशन क्या आ जाएगा? फर्स्ट। फिर दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो इस कंडीशन में उसकी चाल क्या? x माइनस वाई, तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय यानी x माइनस वाई इंटू 2 इक्वल्स टू क्या? धारा के विपरीत टोटल 2 घंटे में कितने चल रही है? 4 चल रही है, 2 दूना 4, तो चाल गुणे समय बराबर 4, 2 से 2 काट दिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, जो क्या आ गया आपका? इक्वेशन 2। अब ये 2 इक्वेशन बने गए, सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इक्वेशन सेकेंड। y से y आपका कैंसिल हो गया, x और x क्या होगा? 2x, 10 और 2 जोड़ेंगे 12, 2 से काट दिए 6, x की वैल्यू 6, यानी कि ऋतु की चाल कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर।
अब चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपका y आ जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 हमने ले लिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो प्लस इधर आएगा माइनस, यानी 10 में से 6 को घटाएंगे 4, यानी धारा की चाल कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर। तो आज के इस वीडियो का और आपके इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें के ख का अथवा आपके चैप्टर नंबर 3 से एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आप पेपर सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो आपको आइडिया भी हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसे लिखना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ख का अथवा कह रहा है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करना है। तो चलिए देखते हैं। दो समीकरण आपके दे रखे हैं, 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5 और 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई इक्वल्स टू 15। अब ये रैखिक समीकरण के वास्तविक रूप में नहीं है, इसे पहले बनाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ अगर यहाँ देखें 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5 है, 7x बाई एक्स वाई लिख सकते हैं, माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5, एक्स से एक्स कट गया और y से y, तो बचा क्या 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल्स टू 5। तो हम इसे पहले लिख लेंगे, माइनस 2 बाई एक्स को पहले और प्लस 7 बाई वाई को बाद में, माइनस 2 बाई एक्स प्लस 7 बाई वाई इक्वल्स टू 5, इसे मान लिया गया इक्वेशन ए। फिर दूसरा जो था 8x प्लस 7 बाई वाई बाई एक्स वाई, सेम वैसे ही 8x बाई एक्स वाई और 7y, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 7y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 15, एक्स से एक्स कट गया और y से y, तो बचेगा क्या 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल्स टू 15। तो इसको भी क्रम से लिख लेते हैं, 7 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इक्वल्स टू 15, इसे क्या मान लिया गया इक्वेशन बी। अब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको कॉमन बात दिखाई देगा। देखो 1 बाई एक्स, यहाँ भी 1 बाई एक्स हम कॉमन पार्ट देख रहे हैं, 1 बाई वाई और 1 बाई वाई। तो हमने क्या कंसीडर करना है, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ए मान लेंगे तथा 1 बाई वाई इक्वल्स टू बी। आप यहाँ x और y को छोड़ के कोई भी दूसरा वेरिएबल क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ए, 1 बाई वाई इक्वल्स टू बी जब माने, तो यहाँ a से जब देखोगे माइनस 2 बाई एक्स प्लस 7 बाई वाई इक्वल्स टू 5 है, तो माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 2 1 2 माइनस 2 बाई फिर एक्स आ जाएगा, 7y 7 इंटू 1 बाई वाई इक्वल्स टू 5, माइनस 2 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो माइनस 2 ये हो गया, और 7 इंटू 1 बाई वाई, 1 बाई वाई की वैल्यू b है, तो 7b इक्वल्स टू 5। अब मान लेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से 7 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इक्वल्स टू 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 बाई एक्स यानी 7 में, प्लस 8 इंटू 1 बाई वाई यानी 8b इक्वल्स टू 15। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 माइनस 2a प्लस 7b इक्वल्स टू 5, 7a प्लस 8b इक्वल्स टू 15 ले लिया यहाँ पे। अब आप जानते हैं जब इस तरह से दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म जब होता है, तो या तो हम पहले वाले वेरिएबल यानी यहाँ तो या तो a की कोफिशिएंट बराबर करें या तो b को। तो हम यहाँ पे a की कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है। तो समीकरण 1 में इसके कोफिशिएंट अर्थात 7 से और समीकरण 2 में इसके कोफिशिएंट अर्थात 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे। तो जब समीकरण 1 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7, तो 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49 और 7 5 ज़ा 35। जिस नंबर से भी करेंगे सभी में करेंगे। और फिर इक्वेशन 2 में 2 से 7 2 ज़ा 14, 7 और 8 2 ज़ा 16 और 15 2 ज़ा 30। अब चूंकि ये माइनस है प्लस है, अपोजिट साइन हो गया, तो क्या करेंगे, जोड़ने पे जोड़ेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं, माइनस और प्लस कट गया, 49 और 60 आपका ऐड जब करोगे 65 b होगा, और 35 और 38 करोगे 65, 65 से 65 कैंसिल, b की वैल्यू आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस b की वैल्यू चाहे 1 में चाहे 2 में कहीं रख दो, आपको क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 लिया गया है और समीकरण 1 क्या है, माइनस 2a प्लस 7b इक्वल्स टू 5, माइनस 2a प्लस 7 इंटू b की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 5, माइनस 2a इक्वल्स टू 5 माइनस 7, यानी कि माइनस 2a इक्वल्स टू, यहाँ भी माइनस 2 बचा, माइनस 2 से माइनस 2 काटेंगे कितने बार में होगा, e की वैल्यू भी 1 आ गया। अब हम देख रहे हैं 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ए था, तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x का 1 में x और 1 का 1 में, यानी x की वैल्यू 1 आ गया, तथा 1 बाई वाई इक्वल्स टू b था, तो 1 बाई वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे
y का 1 में होगा y और 1 का 1 में 1, तो y की वैल्यू भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से जो आपका ये पेपर था पूरा सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।